हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, मतलब जो हमारा व्यापार होता है उसमें क्या क्या सेवाएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बैंकिंग, इसमें चैप्टर में की कंसेप्ट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। हम बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग देखेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, उसकी बिजनेस सर्विसेज की नेचर क्या होती है। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, इसके कितने प्रकार होते हैं बिजनेस सर्विसेज के। नेक्स्ट है इसके बाद मीनिंग ऑफ बैंक, बैंक का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक बैंक्स की ही एक टाइप है और उसके भी क्या क्या फंक्शंस हैं। ई बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस। तो ये सारी चीजें जो है आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है। मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज मींस दो सर्विसेज ऐसी सेवाएं विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, चलाने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं उनको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। मतलब बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे हमारे। इंश्योरेंस आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगी, वेयर हाउसिंग आएंगे एंड कम्युनिकेशन। बैंकिंग मींस मनी से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड जो भी सेवा होगी या सर्विस होगी वो बैंकिंग के अंदर आएगी। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कराना बिजनेस के उसका स्टॉक का। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के उसको जो प्रोडक्शन होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट करना। वेयर हाउसिंग उसको स्टॉक कैसे करना, उसमें प्रोडक्शन को जो भी हमारा माल तैयार होता है। और उसके बाद कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना। तो सारी ही सर्विसेज जो है ये बिजनेस सर्विसेज कहलाती हैं। बिजनेस कैन नॉट बी इवन इमेजिन इन द अब्सेंस ऑफ दिस सर्विसेज। कोई भी बिजनेस जो है इनकी सर्विसेज की अब्सेंस में उसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। With the growing scale of business, the need and importance of these services are increasing accordingly. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इन सर्विसेज की जो है नीड, जो है जरूरत जो है वो बढ़ती जाती है। नेचर, नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर क्या है बिजनेस सर्विसेज की। द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज इज इंक्लूडेड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें ये जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस टाइम, ये पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो सबसे पहले इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब जिनको टच नहीं किया जा सके, वो जो ऐसे कार्य होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबिलिटी। अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन। जो हमारा प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है उसको हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टेबल है, इसको हम टच कर सकते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं उसको हम टच नहीं कर सकते, उनको हम देख नहीं सकते। कैन नॉट बी सी, टच और स्मेल। जो सर्विसेज होती है ना उनको टच कर सकते हैं, ना उनको स्मेल कर सकते हैं, ना उनको हम देख सकते हैं। दीज आर इंटेंजिबल। ये जो होती है वो इंटेंजिबल होती हैं, मतलब नहीं देखी जा सकती, ना उनको टच किया जा सकता है। दीज कैन जस्ट ओनली बी फेल्ट। इनको सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं अपने उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है बिल्डिंग ऑफ अ बैंक इज विजिबल। एक बैंक की जो एक बिल्डिंग है उसको हम देख सकते हैं, जो भी उसकी उसका जो ऑफिस होगा बैंक का उसको हम देख सकते हैं। लेकिन बट द बैंकिंग सर्विसेज कांट बी सीन। जो बैंक के अंदर एम्प्लॉइज हैं वो क्या सेवाएं दे रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उसको हम देख नहीं सकते। येट देयर बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड ऑफ। फिर भी उनकी जो बेनिफिट्स है उसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मींस सर्विसेज लैकिंग होमोजेनिटी। मतलब जो सर्विसेज एक व्यक्ति को मिल रही है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं भी मिल सकती। लाइक द बिहेवियर ऑफ बैंक एम्प्लॉय प्रोवाइडेड सर्विसेज, इट कैन बी एक व्यक्ति के लिए वन कस्टमर एंड हार्श टू अदर। एक व्यक्ति के लिए वो सर्विस जो वो उसको बेनिफिट दे सकती है, लेकिन दूसरे को वो सर्विस जो है हार्श भी कर सकती है, तंग भी कर सकती है। सो नॉट इसेंशियल दैट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज होमोजेनियस। किसी भी व्यक्ति के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी सेवा अगर दी जा रही है तो वो होमोजेनियस एक तरह की नहीं हो सकती। नेक्स्ट है थर्ड है नॉन स्टॉकिंग। नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज में थर्ड स्टेप है हमारा
नो स्टॉकिंग, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक, सर्विसेज को हम लोग स्टॉक में नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज अ ट्रक विच remains idle on 1st January on account of no work, मतलब कि 1st जनवरी को वो ट्रक जो किसी कंपनी का खड़ा हो गया। Now it is not possible to store, उसकी जो सर्विस है उसको स्टॉक में नहीं स्टोर किया जा सकता। Now it is work done before 2nd January, मतलब उसने एक दिन में क्या काम किया उस काम को हम लोग स्टॉक नहीं कर सकते। That's why it said that demand and supply services go hand in hand, मतलब कि इसका जो डिमांड एंड सप्लाई सर्विसेज है वो एक हाथ से दूसरे हाथ को जाती है। Either it is possible that supply of services is more than its demand, nor it can be stored, इसकी सर्विसेज को डिमांड भी नहीं किया जा सकता और इसको स्टोर भी नहीं किया जा सकता। In other words, services are perishable, they are not used by waste away and do not wait for anyone, सर्विसेज जो है वो वेस्ट अवे एंड किसी एनीबॉडी का वेट भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, बिजनेस सर्विसेज आर ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल नेचर, ये नॉन ट्रांसफरेबल नेचर होते हैं इसकी बिजनेस सर्विसेज की। सो अनलाइक द प्रोडक्ट्स देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप इन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, वी यूज टेलीफोन एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हम फोन को मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के उसमें यूज करते हैं। व्हेन वी मेक अ कॉल, जब हम एक कॉल करते हैं, देन द टेलीफोन कंपनी प्रोवाइड्स अस दिस सर्विस, तो जो टेलीफोन कंपनी है वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करती है। टू प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज विल रिमेन द जॉब ऑफ अ टेलीफोन कंपनी, तो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करना वो एक कंपनी, टेलीफोन कंपनी की ही एक सर्विस कहलाती है। हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे पेशेंट एक डॉक्टर के पास विजिट करता है, ही गेट्स हिमसेल्फ ट्रीटेड बाय पेइंग द फी, वो अपने आप को कैसे ट्रीट करवाता है, बाय पेइंग फी, वो एक फी दे रहा है, ठीक है। द पेशेंट कैन नॉट बी परचेज द ओनरशिप ऑफ सर्विस बाय पेइंग द फी, वो मतलब फीस देके वो उन सर्विसेज को खरीद नहीं सकता और उनका मालिक नहीं बन सकता है। इफ ही फॉल्स इल अगेन, अगर वो फिर से बीमार पड़ जाता है तो ही हैज टू विजिट द डॉक्टर अगेन, उसको डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो एक बार में फीस देके ही अपने को ट्रीट करवा सकता है, अगर वो फिर से बीमार हो जाए तो उसको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विसेज, नेचर ऑफ सर्विसेज है वो नो ट्रांसफरेबिलिटी है। नेक्स्ट है कस्टमर पार्टिसिपेशन, इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेट कैसे होता है? टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सर्विसेज द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इज इंटेंसिफाइड। For example, a transport company is ready to take you on a tour. एक अगर जैसे कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो आपको एक टूर पे लेके जा रही है, और बस इज रेडी एंड वेटिंग फॉर पैसेंजर, अगर बस खड़ी है और पैसेंजर का वेट कर रही है। नाउ इफ द पैसेंजर विशेस टू अवेल दिस सर्विसेज, अगर कस्टमर चाहे तो वो अवेल कर सकते हैं सर्विस को। ही हैज टू ट्रैवल इन द बस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर, तो वो कस्टमर के बिना पार्टिसिपेशन के भी उस बस में ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी सर्विस। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज की टाइप्स क्या क्या हैं? द फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नंबर 1 बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, ये 5 तरह की बिजनेस सर्विसेज की टाइप्स हैं। नंबर 1 है बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज आर दो सर्विसेज, ये वो सर्विसेज हैं which facilitate to provide finance to business in any form। एक ऐसी सर्विस बिजनेस सर्विस है जो बिजनेस के लिए क्या प्रोवाइड करती है? फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस के बिना बिजनेस का कोई भी बेस नहीं बन पाता। फॉर एग्जाम्पल, अ बैंक प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ अ लोन टू बिजनेस, जो बैंक है वो बिजनेस में लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाता है। बिजनेस नीड्स फाइनेंस टू सेल प्रॉपर्टीज, जो बिजनेस है उसको फाइनेंस क्यों चाहिए होता है? टू सेल द प्रॉपर्टीज, उसको अपनी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए, एंड फॉर इट्स डेली रूटीन एक्सपेंसेस, और उसकी जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको चलाने के लिए उसको बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। दिस रिक्वायरमेंट इज ऑफ फाइनेंस इज
टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो इन जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है? बैंक से लोन लेके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बावजूद ड्राफ्ट फैसिलिटी, ब्रोकर फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है इसके द्वारा, बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या आएगा? इन दिस सर्विस एंड इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, आफ्टर चेंजिंग अ डेफिनेट फी ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द बिजनेसमैन टू इटसेल्फ। मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ चार्ज करने के बाद उसको जो रिस्क, ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन का रिस्क होता है, एक रिस्क के ऊपर काम करता है बिजनेसमैन, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी वो अपने ऊपर ले लेती है। किसके बदले? कुछ अमाउंट लेने के बदले। इन द साइंड इंश्योरेंस बॉन्ड में क्या होता है? द इंश्योरेंस कंपनी promises to pay a fixed amount to the insured। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रॉमिस करती है पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू द इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस करवाता है उसको बोलते हैं इंश्योर, तो उसको एक फिक्स अमाउंट देने का प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड, आइदर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, या तो फिक्स पीरियड जो एक्सपायर हो रहा है उसके 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 बाद, या और इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो जो इंश्योर्ड होता है उसको एक फिक्स अमाउंट जो वो वापस करती है। लेकिन वापस कब करती हो? जो इंश्योर होता है, जो जिसने इंश्योरेंस करवाई होती है, उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मंथली या 6 मंथली जो भी उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको एक किस्त के रूप में पैसे जो है वो अमाउंट जो वो जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद अमाउंट उसको वापस मिलता है कब? जब वो जो इंश्योरेंस होती है उसकी एक्सपायर हो जाती है, उसका पीरियड एक्सपायर हो जाता है, या फिर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। इंश्योरेंस इज ऑफ मेनी टाइप्स। इंश्योरेंस बहुत तरह की होती है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा। मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस होती है, फायर इंश्योरेंस भी होती है, थेफ्ट चोरी से भी इंश्योरेंस करवाई जा सकती है, जो मतलब चोरी के अगेंस्ट भी अगर हमें डर है कि ये हमारी चीजें जो चोरी हो सकती है, उन वस्तुओं का भी, उन प्रोडक्ट्स का भी हम लोग इंश्योरेंस करा सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू टेक अवे और टू ट्रेवल्स टू पास ओवर अक्रॉस। In this way, transportation is mainly used to take raw material, finished goods, human sources, etc. from one place to another. ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, ह्यूमन सोर्सेज है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यातायात की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस। जो ट्रांसपोर्ट है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें बिजनेस के लिए, because only through the medium of transportation essential products, raw material and human sources are taken from one place to another। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है उसके मीडियम से ही जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें होती हैं या रॉ मटेरियल होते हैं, ह्यूमन सोर्सेज होते हैं, उससे ट्रांसपोर्ट की हेल्प के द्वारा ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फैक्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट अ प्लेस। एक मतलब किसी भी चीज की फैक्ट्री होती है, एक पर्टिकुलर प्लेस में होती है, बट रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल। लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो उसी प्लेस पे अवेलेबल नहीं होगा। In such a situation, उस सिचुएशन में क्या होता है? Raw material will be brought from other place, and this is possible only through transportation। जो रॉ मटेरियल है वो किसी और प्लेस से आएगा, लेकिन जो फैक्ट्री है प्रोडक्ट्स की वो किसी और प्लेस में है, तो उस प्लेस में फैक्ट्री वाली जगह पे रॉ मटेरियल को लाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमारे को ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के जरिए ही ये चीज जो वो पॉसिबल है। In the same way, ऐसे ही if there is shortage of labor at a place, then the same can be brought only through the medium of transportation। अगर किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर की कमी आ रही है, तो उस चीज को भी हम लोग
ट्रांसपोर्ट के जरिए ही उस चीज को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज द ओनली रीजन दैट मेक्स बिजनेस टू डेवलप। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ एक रीजन है, ओनली वन रीजन दैट मेक्स बिजनेस टू डेवलप, जो बिजनेस को डेवलप करता है, विकसित करता है और फ्लोरिश को फैलाता है इन ऑल द डेवलपमेंट नेशंस। सारी डेवलप नेशंस, विकसित देश जो होते हैं, राष्ट्र जो होते हैं, उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट जो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग होता है स्टोरेज, जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं उसको स्टोर कैसे करना है। वेयर हाउसिंग इन द मॉडर्न बिजनेस एरा, वेयर हाउसिंग इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस। वेयर हाउसिंग एक बहुत एक महत्वपूर्ण जो है इसमें एक वो है, वेयर हाउसिंग मीन्स टू स्टोर द मटेरियल इन अ रेगुलर मैनर। मतलब मटेरियल को स्टोर करना रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर मैनर के मतलब कि जैसे प्रोडक्ट बनते जाते हैं, निकलते जाते हैं, तो जहां पे उस स्टॉक को रखना है उसको बोलते हैं वेयर हाउस। द टाइप ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन वेरी, मतलब कि जो जब प्रोडक्ट बनता है और उसको जब वो यूटिलाइज होना है, प्रयोग जब होना है, उसमें कुछ टाइम पीरियड का कुछ गैप रहता है। हियर द प्रॉब्लम ऑफ कीपिंग द प्रोडक्ट प्रिजर्व आफ्टर टाइम ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन अराइजेस, मतलब कि उसको प्रिजर्व कैसे करके रखना है, उस प्रोडक्ट को या उस मटेरियल को कैसे स्टोर करके रखना है। यूटिलाइजेशन ऑफ अराइज, जब तक उसकी यूटिलाइजेशन अराइज नहीं होती है, उसको कोई यूज नहीं करना चाहता है, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द वेयर हाउसिंग। तो ये जो समस्या है बिजनेस सर्विस में, बिजनेस में, उसको वेयर हाउसिंग के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन जो है वो मीन्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन और अमंग पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के बीच में, और लोगों को जब कोई मैसेज देना होता है तो जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो वर्क करता है। क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए कम्युनिकेशन इज द मेन एड टू ट्रेड। जो कम्युनिकेशन है वो मेन एड टू ट्रेड है। ठीक है, विद दिस मीडियम, इस मीडियम के द्वारा इंक्वायरी अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर मेड, जो इसकी सर्विसेज है और इंक्वायरी जो है प्रोडक्ट की वो की जा सकती है। ठीक है, ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, कंप्लेंट्स एंड सजेशंस आर रजिस्टर्ड एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फाइनेंस्ड। जैसे कि आजकल ऑनलाइन जो होती है, शॉपिंग होती है, वो उसमें मेन जो वर्क करता है वो कम्युनिकेशन ही वर्क करता है। आप लोग ऑनलाइन कुछ चीज ऑर्डर कर रहे हो, आपके पास पहुंच रही है, तो किसके जरिए पहुंच रही है? कम्युनिकेशन के जरिए। जब तक आप उसको कंपनी को या किसी भी जहां से भी आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो, तब तक वहां पे उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप उनके कम्युनिकेशन के बिना जो है वो ऑनलाइन सर्विस जो आपकी परचेजिंग या शॉपिंग है वो भी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट मेन जो हमारा आज सर्विस बिजनेस सर्विसेज में हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज बैंक्स। बैंक्स क्या चीज है? इन द मॉडर्न एज बैंकिंग हैज बिकम द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो हमारा आर्थिक विकास होता है उसकी एक फाउंडेशन है, एक नींव है, क्या? बैंक्स। ठीक है, द टर्म बैंक इज बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बैंक जो टर्म है इसको बहुत पुराने समय से यूज किया जा रहा है, बट इट इज स्टिल mysterious. According to one school of thought, in the olden days, the traders of Italy who performed the job of exchanging money were known as banking. ठीक है, the reason for calling them so was that they used to keep a table with them for making payment, which was called banchi. मतलब कि पुराने समय में इटली में जो लोग हैं पैसे का लेन देन करते थे, तो क्या बोल रहे हैं कि वे यूज कीप अ टेबल। ठीक है, एक टेबल का यूज करते हैं पेमेंट को देने के लिए। द टर्म बैंक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम टर्म बैंक। तो जो बैंक की टर्म जो आई है वो कहां से आई है? इटली के बैंक से, और फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बैंक। ग्रीक वर्ड जो है इसका वो बैंक है। मीनिंग ऑफ बोथ द टर्म इज बैंक। इन दोनों का जो मीनिंग है वो है बैंक। नेक्स्ट हमारा मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या है? इन कॉमन बैंक मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच
ट्रांजैक्ट इन मनी, जो मतलब बैंक क्या होता है, जो मनी का लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन। दिस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट्स द मनी फ्रॉम द पीपल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लोगों के द्वारा जो है मनी को एक्सेप्ट करती है एज डिपॉजिट, एक डिपॉजिट के रूप में, जमा के रूप में, एंड लेंड्स मनी टू द पीपल, और लोगों को पैसा भी देती है। Nowadays, apart from the word of transaction in money, मतलब आजकल के दिनों में, आजकल के दौर में इसका एक मनी ट्रांजैक्शन ही काम नहीं रह गया है। अब बैंक परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शन, जो बैंक है वो बहुत ज्यादा फंक्शन जो है वो भी करते हैं। आल्सो लाइक क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शंस, जनरल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो काम है ये भी बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। क्या कैसे, कौन कौन से काम? क्रेडिट क्रिएशंस, एजेंसी फंक्शंस एंड जनरल सर्विसेज। Hence, so a bank is an organization, ये जो बैंक है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which accepts deposits, lends money and performs other agency functions। तो मतलब नॉर्मल वर्ड्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बैंक जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है which accepts deposit, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, lends money, मनी उधार देता है, एंड परफॉर्म अदर एजेंसी फंक्शन, और अन्य जो भी कार्य है वो एक बैंक के द्वारा किए जा सकते हैं। In short term, a bank is an institution, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है which accepts deposit, withdrawal by the check and gives loan and advance for the purpose of earning profits। Definition of bank, बैंक की definition क्या है? तो according to Indian Banking Companies Act, Indian Banking Companies Act के accordingly बैंक की क्या definition है? Banking company is one which transacts the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from a public repayable, को द्वारा से पे करना पड़ता है on demand or otherwise, and withdraw by check, draft, order or otherwise। ठीक है, तो डेफिनेशन भी क्या होता है बच्चे, जो मतलब ये जो डेफिनेशन है इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट के द्वारा दी गई है, तो इसकी वर्डिंग को आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो वर्डिंग इसने लिख दी डेफिनेशन में वही आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी, वही लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक्स के प्रकार हैं। बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बैंक्स को हम जो हम पढ़ने जा रहे हैं इनके द्वारा इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के अकॉर्डिंगली कैसे क्लासिफाई किया जाता है बैंक्स को? बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इन द फॉलोइंग मैनर। पब्लिक सेक्टर बैंक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, बैंक्स की क्लासिफिकेशन जो है वो ऑनरशिप के बेस पे कैसे क्लासिफाइड होती है? बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इन द फॉलोइंग मैनर। जो हम लोग मतलब मैनर्स के अकॉर्डिंगली जो है बैंक जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं। नंबर 1 है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं जो ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इसका जो स्वामित्व होता है, ओनर जो होता है इसकी गवर्नमेंट होती है। मिनिमम 51%, अगर 51% किसी भी बैंक में से गवर्नमेंट का है तो उस बैंक को बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। द गवर्नमेंट अलोन कंट्रोल्स देम, जो गवर्नमेंट है उसको अकेले ही कंट्रोल करती है। और इंडिया में जो है 14 बैंक जो है वो नेशनलाइज थे 1969 में, और 6 जो है हमारे 1980 में। ऑल दीज बैंक्स आर नोन एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये सारे ही बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रूप में जाने जाते हैं। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, मतलब कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ पब्लिक। आफ्टर द मर्जर ऑफ द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जब न्यू बैंक ऑफ इंडिया में बैंक्स का मर्ज हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक एंड द एडिशन आईडीबीआई इन दिस कैटेगरी, तो पंजाब पीएनबी और आईडीबीआई भी इस कैटेगरी में आ गए। इन द नंबर ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक इज 20, और जो नेशनलाइज्ड बैंक जो है अब हो गए हैं 20। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। इनकी इसको भी इस कैटेगरी में इंक्लूड
कर दिया गया है। नाउ ऑल द सब्सिडियरी बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जो मतलब इसके जो सब्सिडियरी बैंक्स होते हैं, SBBJ और SBH, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये सारे बैंक जो है वो मर्ज इन इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। इन दिस मैनर, इसके अकॉर्डिंगली टोटल 21 बैंक्स आर वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर। तो जो 21 बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर में इस टाइम जो है वर्क कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर, नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या है, आर दोज बैंक्स व्हिच आर ओन्ड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा का भी इन बैंक्स के ऊपर एक ऑनरशिप होती है, स्वामित्व होता है। ठीक है, इन इंडिया में क्या है, बैंक्स आर लाइक जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड, HDFC बैंक एक्सेट्रा आर प्राइवेट बैंक्स। जो ये जो बैंक है इंडिया में वो सारे ही प्राइवेट बैंक माने जाते हैं मतलब कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल और बॉडी ऑन दीज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देयर इंडिविजुअल और अ प्राइवेट बॉडी। इसका जो कंट्रोल है या जो इसकी ओनरशिप है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। प्राइवेट बॉडी देयर मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स आर दोज व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो मतलब एक इंडिविजुअल्स के ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव दीज बैंक्स इज टू हेल्प इट्स मेंबर्स। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके मेंबर्स की हेल्प करना। द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, the district cooperative bank and the primary loan societies are included in these cooperative banks। तो इन cooperative banks में कौन-कौन से banks जो है, कौन-कौन से society जो include किया जाता है वो है हमारे state cooperative banks, district cooperative banks and primary loan societies। ये सारे ही जो banks हैं या societies हैं उनको हम बोलते हैं cooperative banks। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। बैंक्स की जो क्लासिफिकेशन है उनके कार्य के मतलब फंक्शंस के अकॉर्डिंगली कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, तो उसमें आएगा आपका टाइप्स ऑफ बैंक्स में एक चार्ट के द्वारा शो किया गया आपको। सबसे पहले आएगा कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, रीजनल बैंक एंड अदर अफेक्ट्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो कमर्शियल बैंक्स में क्या है, फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, इंडियन कमर्शियल बैंक्स। इंडियन कमर्शियल बैंक जो फर्दर कैटेगराइज किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इंडस्ट्रियल बैंक्स में नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल। एग्रीकल्चरल बैंक में कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नेक्स्ट हमारा अदर अफेक्ट्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल बैंक, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक एंड नबार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कमर्शियल बैंक। These banks accept the deposit from the general public। साधारण जो भी पब्लिक होती है, हमारी जनता होती है, उससे ये बैंक करते हैं, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू मैन्युफैक्चरर्स, और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन जो प्रोवाइड करवाते हैं, एंड ट्रेडर्स और जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको भी लोन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। Besides, इसके अतिरिक्त these banks perform various agency functions for their customers। अपने जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको अलग अलग एजेंसी फंक्शन जो है प्रोवाइड कराते हैं। These banks pay lesser interest on deposits। ये बैंक्स होते हैं जो lesser interest on deposit while charge higher इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब कि जो डिपॉजिट होता है कस्टमर्स का, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम चार्ज कर देते हैं, और जो लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बैंक जो वो चार्ज करते हैं। द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम। मतलब कि बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका मेन सोर्स है, इसका जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, मतलब कि जब कस्टमर्स को लोन दिया गया तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसको मतलब उसके पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, उसकी मनी डिपॉजिट हो रही है, तो उसको कम इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम है
ऐसे इस तरह के बैंक्स। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। जो इंडिया में दो तरह के कमर्शियल बैंक्स हैं। फॉरेन कमर्शियल बैंक, दोज फॉरेन कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? दोज बैंक्स विच आर बेस्ड इन सम फॉरेन कंट्री, जो कि फॉरेन कंट्रीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, बट हैव अ ब्रांच इन इंडिया, लेकिन इनकी एक ब्रांच है वो इंडिया में भी है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ये सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका आर द एग्जांपल ऑफ सच फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कमर्शियल बैंक्स। इंडियन कमर्शियल बैंक्स में दोज बैंक व्हिच आर बेस्ड इन इंडिया, जो कि इंडिया में बेस्ड हैं, एंड आर कॉल्ड द इंडियन कमर्शियल बैंक। इनको हम इंडियन कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। These are the following two types। ये दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब कि फॉरेन बैंक जो है वो भी फॉरेन कमर्शियल बैंक जो है वो भी दो तरह के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? These banks are owned by the government having minimum 51% शेयर इन द कैपिटल। मतलब कि गवर्नमेंट का जो है इसमें कम से कम मिनिमम कम से कम जो है 51% जो इसका शेयर है। दे आर 21 इन नंबर, ये है 21 है ये पब्लिक सेक्टर बैंक। पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, इंडियन बैंक ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ दीस बैंक्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आल्सो। तो ये जो बैंक्स हैं, जो मतलब कि ये यूको बैंक है या ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज का भी जो एक फैसिलिटी जो वो प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को। नेक्स्ट हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है? दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये जो बैंक्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ओन, इनका जो ऑनर होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर होता है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन कौन से बैंक होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक या एचडीएफसी बैंक, ये सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स आर दोज बैंक, ये वो बैंक होते हैं विच आर गिव मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन टू इंडस्ट्रीज। जो उद्योग होते हैं हमारे, उनको मीडियम टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन की अगर जरूरत पड़े तो वो लोग कौन से बैंक से लोन लेते हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। दीज बैंक्स हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। नई नई औद्योगिक यूनिट्स को लगाने के लिए ये जो बैंक है इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन। ठीक है। दीज बैंक्स हेल्प इन सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। ये जो बैंक है कंपनीज के शेयर एंड डिबेंचर्स को भी सेल आउट करने में हेल्प करते हैं। Also purchase themselves and very often perform the job of underwriting also। ठीक है। They usually provide loan from purchasing land, plant, machinery। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये या जो ये बैंक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, ये प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए या लैंड को खरीदने के लिए भी लोन देते हैं। इन इंडिया दीज बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड टू कैटेगरीज। ये जो बैंक है ये भी दो तरह के कैटेगराइज किए गए हैं इंडिया में, नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। तो नेशनल लेवल में क्या है? ऑन द नेशनल लेवल देयर आर 4 बैंक्स व्हिच प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मतलब कि नेशनल लेवल में 4 तरह के जो बैंक हैं वो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है वो लोन देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले है आईडीबीआई, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड है एसआईडीबीएस, द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वन है आपका द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। फोर्थ है आपका द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई। नेक्स्ट स्टेट लेवल में जो ये बैंक्स आते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो बढ़ावा देते हैं वो है ऑन द स्टेट लेवल देयर आर 2 बैंक्स, 2 तरह के बैंक होते हैं व्हिच प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले है एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और सेकंड है आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एसआईडीसी। थर्ड वन है आपका जो कैटेगराइज किया गया बैंक है वो एग्रीकल्चरल बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक्स आर दोज बैंक्स, ऐसे बैंक जो कि विच प्रोवाइड लोन प्राइमरी और एग्रीकल्चरल वर्क, जो मतलब कि
प्राथमिक कार्य के लिए या कृषि से रिलेटेड कोई भी कार्य के लिए जब कोई बैंक लोन देता है तो उस बैंक को अलग से कैटेगराइज किया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग द एग्रीकल्चरल बैंक। इन एग्रीकल्चर में क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, थोड़े समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो होते हैं बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए। वह लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं हमारे, जो थोड़े से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं जो किस चीज के लिए लिए जाते हैं, वो लैंड के लिए या मतलब कोई जमीन के लिए हो या फिर ट्रैक्टर वगैरह मशीनरी के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए जो है ये बैंक जो है एग्रीकल्चर बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन जो वो प्रोवाइड करवाता है। द बैंक्स व्हिच प्रोवाइड लोन्स to this sector are classified into two categories. दो तरह की कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है फर्दर। The cooperative bank, these banks provide short-term loans agricultural sector. The banks work like a commercial banks, but their structure and ownership pattern are different from the commercial bank. इसको भी कमर्शियल बैंक की तरह ही बोला गया है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये पैटर्न जो है वर्क करने का वो उससे अलग है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। कोऑपरेटिव बैंक जो हमारे वो तीन तरह के हैं। नंबर 1 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नंबर 2 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और नंबर 3 जो हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। नेक्स्ट हमारे अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। In this category, these the other main banks of country are included. और अन्य जो भी बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। These are as follows. ये नीचे देखिए तरह चलते हैं। नंबर 1 है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक is the apex bank of the banking structure of a country. According to Will Rogers, 3 main discoveries have been made till now: fire, wheel, and central bank. Central bank plays an important role in any country's monetary and banking system. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में या मॉनेटरी सिस्टम में जो है वो सेंट्रल बैंक जो सबसे ज्यादा रोल जो है वो प्ले करता है। The main function of this bank is to maintain the economic stability. जो आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखना ही किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का मेन जो फंक्शन होता है। And in reference to underdeveloped countries और underdeveloped जो विकसित या अविकसित कंट्रीज होती है, देश होते हैं, उसके रेफरेंस में जो सेंट्रल बैंक का वर्क होता है, its main function is to make possible the works to economic development. मतलब इसका मेन कार्य क्या होता है, उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उसमें कार्य करना, डेवलपमेंट में सहायता करना। This bank issue currency controls other banks. ये जो बैंक है वो करेंसी इशू करता है और अन्य बैंक्स को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। And works as a bank of the government. और ये क्या होता है, गवर्नमेंट के बैंक के रूप में कार्य करता है। The bank control of credit, फेडरल रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इन इंग्लैंड द बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड है। एंड अमेरिका जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक आर द सेंट्रल बैंक्स। Though the first central bank of the world established in Sweden in 1668, सबसे पहले ये वर्ड जो अराइज हुआ वो स्वीडन में 1668 में। Yet the central banking system was started only after the establishment of Bank of England in 1694. जब इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टेब्लिश हुआ वो हुआ 1694 में। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसको EXIM बैंक भी बोल सकते हैं। ऑन जनवरी 1, 1982 EX एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड टू एक्सपेंड द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए जो है ये बैंक जो है वो शुरू किए गए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक्स। The main objective of this bank was to provide assistance traders against import and export. This bank provides the facility to refinancing to the financial institutions. Financial institutions को refinance करने के लिए जो है ये बैंक जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। And the commercial banks. Besides this, इसके अलावा the bank provides loan facility for the establishing joint under
अंडरटेकिंग इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो जॉइंट हमारे वेंचर्स वगैरह होते हैं उसमें भी जो ये बैंक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक जो है वो हमारे को फाइनेंस की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है द नेशनल हाउसिंग बैंक। In 1988, National Housing Bank (NHB) was established. कब established हुआ है? 1988 में। The main objective of establishing this bank, इस बैंक को establish करने का main objective, मुख्य उद्देश्य क्या था? To provide housing loan. Housing loan provide करना to the general public. जो साधारण जनता होती है उसको housing loan जो है वो ये लोन बैंक जो provide कराता है। The bank provides the facility of refinancing also on housing loan extended by the financial institutions and the commercial banks. Next is the Industrial Reconstruction Bank of India. The main objective of this bank is to reconstruction of the industries, and the bank takes the management of the stick industry units in its own hands. जो stick industries होती है उनकी जो मैनेजमेंट है वो बैंक अपने हाथ में लेते हुए एंड प्रोवाइड देम फाइनेंशियल असिस्टेंस, और उनको वित्तीय सहायता जो वो प्रदान करता है। नेक्स्ट है द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस बैंक, इस बैंक को एस्टैब्लिश करने का मेन उद्देश्य क्या है? is to develop agriculture and rural area. जो हमारे एग्रीकल्चर और रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए जो है इस बैंक का जो है वो उसको एस्टैब्लिश किया गया। The main function of this bank are as follows. इस जो मेन फंक्शन है नाबार्ड के वो क्या क्या है? To provide short term, medium term and long term loans for agriculture and its allied activities. मतलब कि एग्रीकल्चर, कृषि या कृषि से संबंधित कोई भी एक्टिविटी कार्यविधि होती है उसको उसके लिए भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन जो ये प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है टू एक्सटेंड द फाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द कमर्शियल एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन द एग्रीकल्चर लोन। थर्ड वन जो इसका फंक्शन है नाबार्ड का वो है टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज। मतलब कि जो स्पेशल कोई कमोडिटी है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो नाबार्ड है ये स्पेशल तरह का एक फाइनेंस जो है उसको प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को। टू परफॉर्म नेक्स्ट है टू परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? इसके चार तरह के फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, सोशल फंक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले आएंगे हमारे प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में क्या आएगा? बैंक्स हैव टू प्राइमरी टू फंक्शंस। दो तरह के फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। डिपॉजिट जो है जो जनरल पब्लिक है उसका जो मनी है उसको डिपॉजिट करना, और जनरल पब्लिक को कभी इस पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसको लोन प्रोवाइड करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, द बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से जो है ये मनी जो एक्सेप्ट करता है। पीपल डिपॉजिट देयर मनी एज पर देयर कन्वीनियंस एंड कैपेबिलिटी इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। जो मतलब लोग हैं वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो इन फॉलोइंग अकाउंट्स में जो अपने वो पैसे जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं। फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास है फिक्स्ड और टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स। मनी इज डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। इस तरह के अकाउंट में जो है मनी जो है वो डिपॉजिट होती है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। द डिपॉजिटर गेट्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट। जो डिपॉजिट करने वाला व्यक्ति होता है उसको एक रिसीप्ट मिलती है। इससे the receipt contains the name of the depositor। जो रिसीप्ट है उसमें डिपॉजिटर का नाम, the amount of deposit, कितना अमाउंट उसमें जमा करवाया है, the rate of interest उसको क्या मिल रहा है, and the period of for which the deposit is made। मतलब कि कितने टाइम के लिए उसने जो वो अपना डिपॉजिट जो है या मनी जो है वो फिक्स करवाई है। The receipt is not ट्रांसफरेबल। जो ये रिसिप्ट होती है ये ट्रांसफरेबल नहीं होगी इफ द डिपॉजिटर नीड्स दिस मनी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द डिपॉजिट टाइम। अगर जिस व्यक्ति ने
पैसा फिक्स करवाया है, अगर उसको निर्धारित समय से पहले ही उस पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, देन बैंक रिफंड्स दिस मनी टू हिम, तो बैंक जो है उसको उसकी मनी वापस कर देता है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट के साथ वो बैंक उसको मनी जो है वो वापस कर देता है। द मनी डिपॉजिटेड इन दिस रिक्वायरमेंट अकाउंट अर्न्स मैक्सिमम इंटरेस्ट। इस तरह के अकाउंट में जब पैसा जमा कराया जाता है तो उसको मैक्सिमम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो मिलता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द बैंक्स एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी लो फॉर द लॉन्गर पीरियड, जो ज्यादा समय के लिए तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। मनी डिपॉजिटेड in this account is known as the time liability of the bank. Next account हमारा current और demand deposit account. In this account the depositor can deposit money any number of time, मतलब किसी भी टाइम के लिए वो जो है मनी को डिपॉजिट करवा सकता है, and can withdraw it as and when he requires, और जब मर्जी वो जब भी उसको उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उस मनी को विड्रॉ कर सकता है। In this account, इस अकाउंट में जनरली बिजनेस डिपॉजिट द मनी, बिजनेस क्लास जो है वो इस तरह के अकाउंट में अपना पैसा जो डिपॉजिट करवाती है। जनरली द बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट, और बैंक भी क्या है साधारण है इस तरह के डिपॉजिट में कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते हैं। If the total amount deposited is less than the minimum amount required, then the bank can charge some service charges. तो बैंक जो है कुछ सर्विस चार्जेस जो वो देते हैं। Money is withdrawn from this account by check. इस तरह के अकाउंट्स में जो मनी को जो अकाउंट चेक के द्वारा भी विड्रॉ किया जा सकता है। Money deposited in this account is known as the demand liability of the bank. नेक्स्ट हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, दिस अकाउंट इज टू एनकरेज अ स्मॉल सेविंग्स। इस तरह के अकाउंट में जो है जो स्मॉल छोटी छोटी बचतें जो होती है हमारी उसको बढ़ावा इंकरेजमेंट किया जाता है। द बैंक प्लेस इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट विच इज लेस देन दैट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलता है। Money deposited in this account is known as demand liability of the bank. Next है recurring deposit account. In this type of account, इस तरह के account में क्या होता है, the depositor deposit a fixed amount of money for a fixed period. जो depositor होता है पैसा जमा करवाने वाला होता है वो एक fixed time period के लिए पैसा अपना जो deposit करवाता है। The money is deposited on monthly basis, और money जो deposit होती है वो monthly basis के ऊपर होती है। हर महीने जैसे आदमी पैसा उसमें जमा करवाता रहता है। दिस मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म एक्सपेक्ट द इन सर्टेन कंडीशंस। कुछ स्थितियों को छोड़ते हुए इस तरह के अकाउंट से पैसा जो है वो जमा निकलवाया नहीं जा सकता। द मेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज रिसीव्ड ऑन द मनी डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट इज रीडिपॉजिटेड अलोंग विद द प्रिंसिपल। This account attracts higher interest in comparison to other accounts. इस तरह के accounts में जो rate of interest है वो ज्यादा लगता है अन्य accounts के मुकाबले। Next है हमारा account मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। इस तरह के इट इज अ टाइप ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट। ये सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है इन विच डिपॉजिट एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर लिमिट गेट्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद उसमें जो है एक ऑटोमेटिकली जो है एफडी बनती जाती है। अदर ऑन द अदर हैंड इन केस एडिक्वेट फंड इज नॉट अवेलेबल इन आवर सेविंग बैंक अकाउंट। नेक्स्ट हमारा एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन अकाउंट में क्या होता है, अनदर मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू एडवांस लोन टू पीपल, मतलब लोगों को कैसे एडवांस दिया जाए। और बैंक रिसीव्स मनी थ्रू द डिपॉजिट, जो बैंक है वो मनी रिसीव करता है डिपॉजिट के थ्रू। द सर्टेन पार्ट ऑफ दिस मनी इज ट्रांसफर्ड टू द कैश रिजर्व एंड द बैलेंस इज यूज्ड बाय द बैंक फॉर एडवांसिंग लोन्स।
These banks generally provide loans, productive works, and while doing so, ये जो बैंक है वो लोन के लिए ही मतलब के उसमें ही काम करते हैं, लोन देने में। डूइंग सो दे डिमांड अ प्रॉपर सिक्योरिटी, एक प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। द अमाउंट ऑफ लोन जनरली लोअर देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। द बैंक एडवांस लोन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कैश क्रेडिट जो एडवांस लोन होता है वो इस तरह से होता है, कैश क्रेडिट। अंडर दिस द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिक और स्पेसिफिक सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारा ओवरड्राफ्ट। द कस्टमर हु मेंटेन्स अ करंट अकाउंट, जो कस्टमर ने एक करंट अकाउंट मेंटेन किया होता है विद द बैंक के साथ, टेक्स परमिशन फ्रॉम द बैंक, उस बैंक से परमिशन लेते हुए टू विड्रॉ मोर अमाउंट देन डिपॉजिट, अपने जो डिपॉजिट से ज्यादा जो है वो उससे बैंक से परमिशन लेते हुए वो अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। नेक्स्ट है डिमांड लोन। These loans are provided by the bank against the security of fixed deposit receipts. FDR के अगेंस्ट जो है कोई व्यक्ति जो है वो लोन ले सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन सब के अगेंस्ट जो व्यक्ति वो लोन ले सकता है। These loans are called demand loans because the bank can demand them at any time. नेक्स्ट हमारा टर्म लोन। These loans are provided by the banks to their customers for a fixed period, purchase machinery, truck, scooter, house, etc. किसी भी मतलब कोई ऐसी एसेट्स वगैरह खरीदनी हो तो उसके लिए जो है बैंक जो टर्म लोन जो प्रोवाइड करता है। The borrower repay these loan in monthly, partly, half yearly, annually installment. लोन जो है वो वापस किस तरीके से किया जाएगा, पार्टली या मंथली, हाफ ईयरली या एनुअली इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। फिफ्थ जो फंक्शन है इसका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एडवांस बाय द बैंक। अंडर दिस, इसके अंतर्गत क्या होता है, अ बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट जो है बैंक उस व्यक्ति को लोन देता है। द एक्सपायरी ऑफ द बिल इन केस ऑफ कस्टमर नीड्स इट। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस क्या है? बिसाइड द प्राइमरी फंक्शंस बैंक perform various secondary functions also such the functions and general utility functions. Number 1 है इसमें agency functions. The bank perform various agency functions for its customers. Number 1, collection and payment of various items. A bank collects checks, rent, interest on the behalf of its customer and pays taxes, insurance premium, etc. as per instruction. Next is purchase and sale of securities. A bank performs functions. इसमें है trustees and executors, remittance of money, purchase and sale of foreign exchange, letter of references, और last जो है इसका वो है bank draft. A bank draft is a financial instrument which the help of money can be remitted from one place to another.